आपसे ये कहेगा क्वेश्चन में, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज ऑन कांटेक्ट। दो लेंस जब कांटेक्ट में हो, है ना, तो उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है। तो देखो ये दो लेंस ले लिए, दोनों कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये L1 है, ये वाला L1 है, ये वाला L2 है। यहाँ ऑब्जेक्ट रखे हैं, ऑब्जेक्ट से लेंस की दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाती है U, ये U हो गया। ठीक है, यहाँ से एक लाइट यहाँ से जाएगी, इसका ये सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन है। अगर ये लेंस नहीं होता, L2 नहीं होता, सोचो अगर L2 नहीं होता तो क्या होता? एक बार रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन हो करके लाइट बेंड होकर के यहाँ I1 इमेज बन गया। क्या बना है? I1। लेकिन ये दूसरा लेंस आने की वजह से क्या होगा? लाइट एक बार और मुड़ेगा, एक बार और थोड़ा सा मुड़ेगा लाइट। तो लाइट यहाँ मोड़ा, ये दूसरा वाला लेंस मोड़ा, तो इमेज कहाँ बन गया? आई बन गया यहाँ इमेज। तो ये I1 जो बना है, इसका डिस्टेंस पहले वाले लेंस से क्या है? V1 है। और I जो इमेज बना है I, वो पहले वाले लेंस से क्या है? V डिस्टेंस है इसका। ठीक है, तो देखो रिफ्रैक्शन ऑन लेंस वन, पहले वाले लेंस से जो रिफ्रैक्शन होता है, तो लेंस का जो फार्मूला है वो लगा दो, 1/v माइनस 1/u बराबर में 1/f होता है। तो पहले वाले लेंस के लिए, पहला वाला लेंस कहाँ इमेज बना रहा था? यहाँ I1, यहाँ इमेज बना रहा है ये I1। तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसके लिए? यहाँ से यहाँ तक की दूरी V1 हो गया, तो V1 दे दिए। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट तो वही रहेगा ना, U ही रहेगा। फर्स्ट वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो U ही रहेगा, तो U दे दिए। और फर्स्ट वाले लेंस का फोकल लेंथ F1। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। अब देखो रिफ्रैक्शन ऑन लेंस टू, सेकेंड वाले लेंस पे रिफ्रैक्शन होगा तब क्या होगा? यहाँ पर भी वही फार्मूला लगेगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो सेकेंड वाला लेंस कहाँ इमेज बना रहा है? यहाँ इमेज बना रहा है। और सेकेंड वाले लेंस के लिए यहाँ जो पहले इमेज बन रहा था, फर्स्ट वाले लेंस की वजह से इमेज जो बन रहा था यहाँ I1, ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। ये कैसा काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा सेकेंड वाले लेंस के लिए, इसी का ना इमेज यहाँ बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सब V क्या है? V इमेज डिस्टेंस है ना। तो सेकेंड वाला लेंस यहाँ इमेज बनाया है ना, यहाँ इमेज बनाया है, तो इमेज डिस्टेंस V हो जाएगा पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक V माइनस 1/u है U, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सेकेंड वाले लेंस के लिए ये कैसा काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये V1 हो जाएगा, V डैश या V1 हो जाएगा। यहाँ V1 लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ V1 हो गया, बराबर में सेकेंड वाले लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? F2। अब दोनों को जोड़ना है, दोनों इक्वेशन को जोड़ना है। देखो 1/v1 माइनस में 1/u, अब प्लस क्या हो जाएगा? ये इसका LHS, 1/v माइनस में 1/v1 बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो देखो 1 - 1/v1, और यहाँ क्या है? +1/v1। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? 1/v माइनस में 1/u बराबर में 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/v माइनस में 1/u बराबर क्या होता है? 1/f होता है। तो 1/v माइनस 1/u बराबर क्या? 1/f लिख दिए, 1/f बराबर 1/f1 प्लस में 1/f2। ये फार्मूला हो गया इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का। अब देखो पावर का फार्मूला यहीं से डिफाइन होता है कि 1/f1, ये क्या लिखते हैं इसको? पावर। 1/फोकल लेंथ को बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो 1/f1 की जगह P1 दे सकते हैं, 1/f2 की जगह P2 दे सकते हैं। ठीक है ना। देखो इसमें जो है ना, इसका अगर दोनों कैसा लेंस है, ये यहाँ देखो दोनों कैसा लेंस है? दोनों कन्वेक्स लेंस है। अगर दोनों कन्वेक्स लेंस है तब पावर क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2 होगा ना। तो P1 कॉन्वेक्स लेंस का पावर माइनस प्लस में होता है। कॉन्वेक्स लेंस का, ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो इसका पावर क्या हो जाएगा? पावर माइनस में, सॉरी प्लस में होता है, पॉजिटिव कॉन्वेक्स लेंस का पावर। तो यहाँ क्या है? प्लस P1 प्लस में P2। तो प्लस में P1 है, तो प्लस में P1 की जगह 1/f1 भी दे सकते हैं, प्लस में 1/f2 भी दे सकते हैं। ठीक है, और एक लेंस इसमें देखो कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस है, दूसरा कैसा है? कॉनकेव लेंस है। तो पावर P बराबर P1 प्लस P2 ही लिखेंगे। लेकिन लेकिन इसका जो है कॉन्वेक्स का पावर
पॉजिटिव होगा प्लस P1, अब प्लस में ये कॉनकेव है तो इसका पावर नेगेटिव होगा तब माइनस P2 लिखेंगे। P1 की जगह वन बाई F1 लिख सकते हैं और ये माइनस P2 की जगह 1/F2 लिख सकते हैं। अगर दोनों कॉनकेव है, कॉनकेव का पावर माइनस में होता है। P बराबर P1 प्लस P2, P1 की जगह माइनस P1, P2 की जगह माइनस P2। P1 की जगह 1/F1 रखेंगे, -1/F1, ये P2 की जगह 1/F2, तो -1/F1 -1/F2 हो गया। ये फार्मूला है आपका ये वाला इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का, जब दो लेंस आपस में कांटेक्ट में हो तब। ठीक है, आगे बढ़े। देखो आगे बढ़ते हैं। हमसे कह रहा है क्या कि हाइजेंस वेव थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए एस्टेब्लिश द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन प्रूफ करना है हाइजेंस के वेव थ्योरी से। तो हाइजन ने क्या कहा था कि अगर ये देखो ये पॉइंट सोर्स है, ये कैसा है, ये अगर पॉइंट सोर्स है या प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है, प्राइमरी सोर्स है, तो इसके वेव कैसा बनेगा, इसका स्फेरिकल वेव बनता है इस तरह से, ऐसा बनेगा। ये उसने कहा कि जो ये प्राइमरी वेव फ्रंट जो बना है, ये वाला, ये प्राइमरी वेव फ्रंट जो बना है, ये देखो ये वाला जो प्राइमरी वेव फ्रंट बना है, उसका हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेवलेट की तरह काम करेगा। हर एक पॉइंट क्या कहलाएगा, उसका सेकेंडरी सोर्स। देखो इसका ये वाला जो पहले जो सोर्स की वजह से, प्राइमरी सोर्स की वजह से जो वेव फ्रंट बना है, तो इसको प्राइमरी वेव फ्रंट बोलेंगे। और ये जो बना है हर एक पॉइंट जो है, हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेव फ्रंट वेवलेट की तरफ काम करेगा, सेकेंडरी वेवलेट कहलाता है। हर एक पॉइंट जो है नया, मतलब नया सोर्स की तरह काम करता है। नया सोर्स किसके लिए, सेकेंडरी वेवलेट बोलेंगे इसको। देखो गोल गोल बना दिए इसके ऊपर, ऐसा गोल, सब गोल बना दिए इसे, ये पूरा गोल बना दिए। तो ये क्या कहला है, इसको बोलेंगे, इसको वेव फ्रंट नहीं बोलेंगे, ये जो गोल बनाया है इसको वेव फ्रंट नहीं बोलेंगे, इसको वेवलेट बोलते हैं। ठीक है, इसको वेवलेट बोलते हैं, ये जो गोल बनाया है इसको वेवलेट बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट। ठीक है, और ये जो सेकेंडरी वेवलेट है ना, इसके ऊपर से जब टेंजेंट खींच के जाएंगे ना, टेंजेंट खींच के ऐसे टेंजेंट मिला देंगे, गोल कर देंगे पूरा टेंजेंट, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलेंगे। पहले आपका क्या था अंदर में, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है। प्राइमरी व वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट न्यू सोर्स की तरह काम करता है, नया सोर्स, फ्रेश सोर्स जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर जो हम ये एक गोल जैसा बनाएंगे ना, तो इसको वेवलेट बोलेंगे, सेकेंडरी वेवलेट। ठीक है, और इसके ऊपर से टेंजेंट खींच देंगे पूरा, तो ये पूरा गोल हो गया, तो ये बोलेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलेंगे इसको, है ना। तो अब देखो ये जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेगा, ये इसका जो बड़ा होते चला जाएगा, वेव फ्रंट बड़ा होते होते ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ गया इस तरह से, ये ऐसे, फिर और आगे बढ़ेगा, जाते जाते क्या होगा, बहुत दूर तक जाएगा अगर, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और ये क्या है इसका, यहाँ प्रोपागेशन है, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव। ठीक है, तो स्टेटमेंट इसका पढ़ लो। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट, जो वेव फ्रंट था उसका हर एक पॉइंट एक्ट करेगा एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस, नया डिस्टरबेंस की कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट, उसको हम सेकेंडरी वेवलेट कहेंगे। विच आर ट्रैवलिंग इन ऑल द डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा विथ ए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम, लाइट के वेलोसिटी से। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि द सरफेस टचिंग दिस सेकेंडरी वेवलेट्स, ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स था इसका जो सरफेस टच कराएंगे आपस में, तो ये नया न्यू वेव फ्रंट बन जाएगा। वेवलेट्स टेंजेंशियली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट गिव्स न्यू वेव फ्रंट एट द, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, अब इसकी मदद से हमको क्या करना है, देखो ये पढ़े होगे इसमें इससे पहले कि जब पैरेलल लाइट आती है ना, इस तरह से लाइट जब पैरेलल आती है तो कैसा वेव फ्रंट बनता है, वेव फ्रंट हमेशा जो है ना लाइट के प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर होता है।
तो यहाँ पर प्लेन वेव फ्रंट बनेगा इस तरह से, ऐसे, या इसको सिंपली हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, सिर्फ ऐसे, इस तरह से, प्लेन वेव फ्रंट। तो देखो लाइट लाइट तो इधर से ऐसे जा रही है इस तरह से, और वेव फ्रंट कैसा बना, दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। अब ये क्या है, ये ये नॉर्मल खींच दिए, ये वाला नॉर्मल खींच दिए, और यहाँ से क्या किए हैं, वेव फ्रंट डाले हैं। ये वेव फ्रंट है आपका, पैरेलल होगा एकदम, मतलब ये भी 90 डिग्री होगा, और यहाँ से ये पूरा यहाँ भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल, छोटा सा एंगल की बात कर रहा है ये छोटा सा एंगल, ये कितना होगा, ये छोटा सा एंगल आपका कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये पूरा है, सोचो ये पूरा है 90, ये पूरा यहाँ से लेकर के ये 90 है, तो ये भी 90 होगा ना, यहाँ से ये वाला रेड वाला लाइन जो है 90, तो ये 90 में से आई को घटा देंगे तो 90 माइनस आई हो गया। ठीक है, 90 माइनस आई, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 90 माइनस आई, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला, ये तो आई है अगर, तो हम जानते हैं ये वाला एंगल आई होगा, ये वाला एंगल आई होगा, तो सोचो ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी आई होगा ना, ये आई है तो ये 90 माइनस आई, और ये नॉर्मल पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 डिग्री होगा, तो 90 में से क्या करेंगे, 90 में से इसको घटा दो, ये वाले को, 90 माइनस आई, तो सोचो कितना होगा, 90 - 90, और माइनस माइनस प्लस आई, तो ये कट गया, ये क्या बचेगा, आई बचेगा, तो यहाँ एंगल कितना लिखे हैं, आई। लाइट रिफ्लेक्ट हुआ यहाँ से, लाइट रिफ्लेक्ट हुआ ना, तो ये यहाँ से नॉर्मल खींच दिए, फिर ये नॉर्मल खींचे हुए हैं, ये क्या है, नॉर्मल है आपका, और यहाँ भी क्या था, नॉर्मल था, ये आर एंगल है। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर एंगल है। तो सोचो यहाँ से हम क्या किए हैं, ये डॉटेड लाइन जो देख रहे हो, ये वेव फ्रंट है, तो वेव फ्रंट क्या होता है, लाइट ऑफ प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर होता है ना, ये 90 होगा, तो यहाँ भी ये पूरा यहाँ भी 90 होगा ना, ये 90, तो हमको सिर्फ इतना एंगल अगर बताना है आपको, तो क्या कीजिएगा, 90 में से आर को नहीं माइनस कर दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 90 माइनस आर। ठीक है, अब ये वाला एंगल कितना होगा, तो जो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 90 माइनस आर है, ये पूरा एंगल यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये नॉर्मल है, नॉर्मल क्या है, 90 डिग्री होगा ना, इस पे, इस वाले सरफेस पर 90 डिग्री होगा, तो 90 में से क्या किए हैं, 90 माइनस आर को माइनस करेंगे तो ये आर हो जाएगा एंगल। अब देखो ट्रायंगल किस ट्रायंगल की बात कर रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी और सी यहाँ निकाल लिए, ए बी सी, एबीसी में ये वाला एंगल कितना है, आई है ना, एंगल एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये वाला एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा, इधर भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होता है। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, तो इसमें साइन आई निकाले, साइन आई बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होगा, तो देखो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या है आपका, बीसी, बीसी परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस एसी है, बीसी बटे में एसी हो गया, तो बीसी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एसी गुने में साइन आई। ठीक है, अब अगेन इन ट्रायंगल एडीसी, देखो एडीसी कहाँ है, ए डी और यहाँ सी, एडीसी, एडीसी में, एडीसी का यहाँ फिगर भी बना दिए हैं, ए डी और ये सी, एडीसी। ठीक है, एडीसी में देखो ये 90, तो ये भी 90 होगा, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है, और ये वाला एंगल अभी आर बताए हैं, ये आर होगा एंगल, तो आर के सामने वाला, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, बचा कौन, ये बीसी बेस होगा, तो इसमें साइन आर बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि एडी बट्टे में हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस एसी होगा, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एडी बराबर एसी साइन आर लिख सकते हैं ना, क्या, अब क्या करो, ये एसी का जो मान निकाले हैं, एडी का भी मान निकाले हैं, इसमें पुट कर दो, ये वाले इक्वेशन में, इक्वेशन थर्ड में, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड क्या है, बीसी बराबर एडी है, बीसी का मान एसी साइन आई आया है, और एडी का मान कितना आया है,
AC साइन आर, AC साइन आर लिख दिए, AC से AC कट गया, साइन आई बराबर साइन आर, और ये क्या होगा, साइन से साइन भी कट जाएगा। ठीक है, तो आई बराबर आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर किसके है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है था ना आर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किस में होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ही होता है ना क्या। तो इसी को बोलेंगे दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपका प्रूफ होता है किससे, हाइजेंस वेव थ्योरी से। अब करते हैं क्या इसमें, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में देखो, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको भी बढ़ा लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं इसको, और इसको अच्छे से समझते हैं, फिगर को अच्छे से समझ लो। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, अगर एयर से कहाँ किस में, किसी ऑयल में जाए, शीशे में जाए, ग्लास में जाए, या ग्लास से एयर में जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। मतलब लाइट जो है अपने नॉर्मल की तरफ भागेगी या नॉर्मल से दूर भागेगी, नॉर्मल की तरफ जब बेंड होती है या नॉर्मल से दूर भागती है। तो ये मीडियम, पहला वाला मीडियम ले लिए, है ना। पहला मीडियम जो है ये रेरर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है। और दूसरा वाला मीडियम कैसा है, डेंसर है, डेंसर मीडियम है ये, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है। तो यहाँ पर जो डेंसर है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा होता है। तो देखो म्यू 2 ज्यादा है म्यू 1 से, म्यू 2 क्या है, ज्यादा है म्यू 1 से। और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है ना, लाइट की स्पीड कम होती है। इसमें स्पीड हमने मान लिया, इस वाले मीडियम में, रेरर में v1 स्पीड है, और इसमें मान लिए क्या, v2 स्पीड है। तो देखो v2 स्पीड, इसमें स्पीड कम होगा, तो v2 लेस देन v1 होगा, होगा कि नहीं। अब इसमें दो लाइट ले लिए, देखो दो लाइट वैसे ही लिए सेम, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, जब रेडर से डेंसर में जाएगी लाइट तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ भागेगी। तो ये डॉटेड लाइन देख रहे होगे, है ना, ये डॉटेड लाइन दिख रहा होगा। चलो रेड से भी कर देते हैं, ये डॉटेड लाइन है आपका। डॉटेड लाइन क्या है आपका, ये नॉर्मल है। नॉर्मल से जब लाइट रेरर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल के तरफ भागती है, नॉर्मल के तरफ जाती है, नॉर्मल के तरफ मुड़ती है, तो नॉर्मल के तरफ मुड़ गई। ठीक है ना, नॉर्मल के तरफ मुड़ गई। और देखो ये वाला लाइट, ये वाला लाइट यहाँ से आई, ये भी क्या होगा, ये भी कहाँ से आ रहा है, रेडर से डेंसर में जा रहा है। तो रेडर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल, यहाँ भी नॉर्मल ड्रॉ किए। ठीक है, तो नॉर्मल की तरफ ये भी मुड़ गया। और ये इस एंगल को हमने बोला आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और देखो यहाँ से क्या किए हैं, यहाँ से है वेव फ्रंट है ये। जब लाइट जो है ना पैरेलल होती है तो वेव फ्रंट कैसा बनता है, प्लेन वेव फ्रंट बनता है। लाइट पैरेलल है इस तरह से, लाइट पैरेलल है तो वेव फ्रंट आपका पैरेलल बनता है। तो ये लाइट लाइट पैरेलल है ना, तो प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। ये कैसा वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है। तो वही यहाँ प्लेन वेव फ्रंट बनाए हैं। ठीक है, और वेव फ्रंट और लाइट के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, यहाँ देखो 90 डिग्री बना दिए हैं। और ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पहले क्या किए हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट लिए हैं। तो देखो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये पूरा ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला ये भी 90 डिग्री होगा। तो 90 में से क्या करेंगे, आई को घटा देंगे, तो ये एंगल मिलेगा 90 - आई। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला सरफेस के साथ, ये क्या होगा, देखो ये है नॉर्मल है, ये वाला नॉर्मल, और नॉर्मल भी तो परपेंडिकुलर होता है, ये सरफेस पे, ये वाला सरफेस पे नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा ना। तो ये 90 डिग्री बनेगा, 90 में से 90 - आई को घटाओ, 90 माइनस में 90 - आई, तो आई बचेगा सिर्फ यहाँ। ठीक है, और ये एंगल हम ले लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, क्या लिए हैं, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, आर ले लिए। ठीक है ना, अब यहां से क्या किए हैं, ये भी डॉटेड लाइन देखो, यहाँ वेव फ्रंट बना दिए हैं, वेव फ्रंट बना दिए यहाँ। ये एंगल आर है, तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला। देखो वेव फ्रंट हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल भी 90 होगा। ठीक है, तो ये आर है, तो ये कितना होगा, 90 - आर, सिंपली। ये 90 - आर होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नॉर्मल भी तो परपेंडिकुलर होता है,
नॉर्मल भी तो ये वाला एंगल यहां से लेकर के यहां तक, ये भी एंगल तो 90 डिग्री होगा ना। तो 90 में से 90 माइनस आर को घटाएं तो यहाँ आर आएगा। तो इसमें क्या है, देखो ए से लेकर के स्मॉल ए, बी से लेकर के स्मॉल बी, ये दोनों सेम लेंथ होगा ना। एक्स्ट्रा क्या है, बीसी है। एक्स्ट्रा क्या है, बीसी है। और इसमें देखो, इसमें सी से लेकर के बी डैश और डी से लेकर के ए डैश दोनों सेम लेंथ होगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है इसमें, एडी एक्स्ट्रा है। इसमें एडी एक्स्ट्रा है, इसमें क्या है, बीसी एक्स्ट्रा है। यही एक्स्ट्रा निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो बी से सी, अब जो है वेलोसिटी अलग अलग है इसमें। इसमें वेलोसिटी ऊपर क्या है, ऊपर वेलोसिटी आपका v1 है, नीचे वेलोसिटी v2 है। ठीक है ना, नीचे वेलोसिटी v2 है। तो b से c, इसमें क्या होगा, इसमें क्या कहा हाइजन ने, कि जो एक्स्ट्रा वाला जो डिस्टेंस है ना, यहाँ ए से डी और बी से सी, इसमें से वेलोसिटी अलग अलग है लाइट का, लेकिन दोनों में टाइम सेम लग रहा है। उसने कहा कि टाइम दोनों में सेम लग रहा है, एक्स्ट्रा वाला पाथ जो ट्रेवल कर रहा है लाइट, उसमें टाइम सेम लग रहा है, लेकिन उसमें डिस्टेंस, उसमें जो है वेलोसिटी अलग अलग है। तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बटे वेलोसिटी। किसके लिए निकाले हैं, बी से सी में। देखो बी से सी कहाँ है, बी से सी, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटे वेलोसिटी। तो बी सी डिस्टेंस हो जाएगा, वेलोसिटी ऊपर वाला का वेलोसिटी क्या है, v1, तो v1 हो गया। अब देखो ए से डी, ए से डी, ये कैसा मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है, इसका वेलोसिटी क्या है, v2 है। तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बटे वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना है, ad। अब वेलोसिटी यहाँ कितना है, v2 है, तो v2 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट हो गया और इक्वेशन सेकेंड हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये सब क्यों आ रहा है इसमें। अच्छा चलो देखो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, टाइम दोनों सेम लग रहा है, दोनों में आपका, इसमें भी टाइम उतना ही लग रहा है, इसमें भी टाइम उतना ही लग रहा है। तो टी बराबर टी, इसको बराबर कीजिए, तो बी सी बटे v1 बराबर में ए डी बटे v2 होगा। तो देखो बी सी, अब बट्टे में ए डी लिख सकते हैं, ये गुना का नहीं गुना होगा, तो ए डी लिख सकते हैं, बी सी बट्टे में ए डी। ये v1 कहाँ चला जाएगा, ए डी के तरफ, v1 बटे में v2 हो जाएगा। इक्वेशन थर्ड लिख दिया इसको, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड हो गया। इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल कहाँ है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, देखो ये ट्रायंगल कहाँ है, ए बी सी, इसमें आई एंगल है और ये 90 डिग्री है ऊपर, यहाँ क्या है, 90 डिग्री है और ये आई एंगल है। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, बचा कौन, ये बेस होगा। इसमें साइन आई निकाल दिए, साइन आई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला परपेंडिकुलर है आपका। ठीक है, ये वाला क्या है आपका, परपेंडिकुलर है। और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है, बीसी बट्टे में, हाइपोटेनस क्या है, एसी, बीसी बट्टे में एसी हो गया। तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, एसी साइन आई नहीं होगा। अगेन देखो इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी, ये नीचे वाला एडीसी, ठीक है, एडीसी में देखो, एडीसी यहाँ बना दिए हैं, एडीसी, ये एडीसी में क्या है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है। ठीक है, ये हाइपोटेनस होगा। और ये एंगल कितना है, आर है, तो आर के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, आर के सामने परपेंडिकुलर। इन ट्रायंगल एडीसी, यहाँ भी साइन आर निकालेंगे, साइन आर बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या होगा इसका, परपेंडिकुलर यह है एडी है, और हाइपोटेनस कितना है, ये वाला, ये हाइपोटेनस है इसका, ये हाइपोटेनस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो एडी बटे में, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, एडी बटे में एसी हो जाएगा। तो यहाँ से एडी बराबर एसी साइन आर हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन देखो, नाउ इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड देखो, इक्वेशन थर्ड निकाले थे इधर, इक्वेशन थर्ड कहाँ है, ये बी सी बट्टे में ए डी, वी वन बट्टे में वी टू।
BC बट्टे में AD, V1 बट्टे में V2। तो इसमें AD का मान और BC का मान जो निकाले हैं, BC बराबर क्या निकाले हैं, AC साइन आई, BC बराबर AC साइन आई, और कितना निकाले हैं, AD बराबर AC साइन आर, AD बराबर AC साइन आर, ये पुट कर दिए, V1 बटे में V2 हो गया ये। ठीक है, AC से AC कट जाएगा, साइन आई बटे में साइन आर, V1 बटे में V2, साइन आई बट्टे में साइन आर, V1 बट्टे में V2। अब देखो V1 बट्टे में V2, V1 बट्टे में V2, देखो वेलोसिटी क्या होता है यहाँ, देखो यहाँ लिखे हैं, जो वेलोसिटी होता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका ज्यादा है, जैसे डेंसर मीडियम का क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो वेलोसिटी उसमें कम होगा लाइट का, होगा कि नहीं। तो यहाँ पर अगर V1 इसको ले लेंगे तो इसको म्यू वन लेना पड़ेगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में उल्टा रिलेशन होता है। और V2 क्या होगा, 1/μ2 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना, V2 क्या होगा, म्यू टू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो V1 बट्टे में V2, V1 बट्टे में V2 अगर भाग देंगे, तो 1/μ1 बट्टे में 1/μ2, तो म्यू टू ऊपर जाएगा, म्यू वन नीचे आएगा, तो म्यू टू बट्टे में म्यू वन हम कह सकते हैं, म्यू टू बट्टे में म्यू वन बराबर क्या होगा, V1 बट्टे में V2। देखो म्यू वन और V1, ये नीचे है ऊपर है, दोनों में उल्टा रिलेशन है, म्यू टू और V2 दोनों में उल्टा रिलेशन है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर साइन आई बटे में साइन आर, V1 बटे में V2, V1 बटे में V2 को क्या लिख सकते हैं, म्यू टू बटे में म्यू वन। और म्यू टू बटे में म्यू वन को सिंपली म्यू भी लिखा जाता है, सिर्फ अगर कहीं म्यू लिखा है तो समझ जाइएगा म्यू टू बटे में म्यू वन है ये। ठीक है, म्यू है अगर लिखा हुआ तो म्यू टू बटे में म्यू वन है ये। ठीक है, तो म्यू टू बटे में म्यू वन को क्या लिख सकते हैं, म्यू साइन आई बटे में साइन आर, यही तो स्नेल्स लॉ है क्या, साइन आई बटे में साइन आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, रिफ्रैक्शन में यही प्रूफ करते थे ना, स्नेल्स लॉ ही प्रूफ करते थे ना, साइन आई बटे में साइन आर बराबर म्यू, करते थे कि नहीं, यही प्रूफ करते थे। अब 11 देखो, ट्रांसफार्मर है, इसको पढ़ लो, आसान है बहुत। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो है आपको स्टेप अप वोल्टेज को स्टेप अप करने में या वोल्टेज को स्टेप डाउन करने में, मतलब वोल्टेज को बढ़ाने में या वोल्टेज को घटाने में यूज किया जाता है। जो घर पे हमारे पास लाइट जो आती है, जो गली मोहल्ले में देखे होगे ट्रांसफार्मर लगा रहता है, वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, वोल्टेज कम करके मिलता है हम लोगों को, 220 वोल्ट मिलता है घर में, 220 से 240 वोल्ट, 220 से 240 वोल्ट मिलता है, 50 या 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है, द डिवाइस विच इज यूज टू स्टेप डाउन और स्टेप अप द इनपुट वोल्टेज को क्या करता है, स्टेप डाउन कर देता है, कम कर देता है, या स्टेप अप कर देता है, या बढ़ा देता है। प्रिंसिपल, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, फराडे लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। फराडे लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पढ़े थे, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़े थे ना। जैसे यहाँ कोई क्वाइल है ना, जैसे यहाँ मान लीजिए इस तरह से क्वाइल है ना, इसमें अगर करंट चेंज करेंगे तो करंट चेंज होने की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसी कॉइल में क्या हो जा रहा था, उसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जा रहा था, है ना। और ट्रांसफार्मर में क्या होगा, यहाँ पर एक होता है प्राइमरी वाइंडिंग, देखो P1 P2 लिखती है यहाँ, इस तरह से बनाना इसको, ऐसे इस तरह से बनाना, ये लेमिनेटेड कोर है, ये क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग P1 P2, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग S1 S2 है। और यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मतलब ये जो भी आपका डिवाइस है, कोई भी कुछ भी लगा सकते हैं, लोड है यहाँ पे, आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे लोड के एक्रोज मिलेगा आपको, और यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके पास क्या क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ लेमिनेटेड कोर्स, ये जो बनाया है ये कोर्स बोलते हैं, लेमिनेटेड कोर्स ज्यादा संख्या में होती है। देर आर टू टाइप्स ऑफ वाइंडिंग, एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। देखो यहाँ एनपी लिखे हैं, मतलब एनपी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग, और एनएस लिखे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है,
नंबर NS मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग, NP मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग। तो NP एंड N2 बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग रिस्पेक्टिवली। वर्किंग कैसे होता है, देखो इसमें करंट जो देंगे ना हम, तो करंट AC करंट पे ये काम होता है, अल्टरनेटिंग करंट पे ये काम करता है। तो करंट अगर घटता बढ़ता है तो करंट के घटने बढ़ने से यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या जनरेट करता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या होगा, इस कॉइल में क्या होगा, एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे क्या, प्राइमरी ईएमएफ। और वही क्या होगा, प्राइमरी ईएमएफ इससे लिंक होगा, इस वाले कॉइल से लिंक होगा, और फिर इसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो इस वाले कॉइल में, सेकेंडरी वाइंडिंग वाले कॉइल में जो ईएमएफ जनरेट होगा उसको हम सेकेंडरी ईएमएफ बोलेंगे। ठीक है ना। व्हेन एसी इनपुट इज गिवन, जब एसी इनपुट देते हैं किसमें, प्राइमरी कॉइल का, प्राइमरी में करंट चेंजेस, करंट चेंज होगा, ड्यू टू विच, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, एंड ड्यू टू विच, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स लिंक विद द क्वाइल, फ्लक्स जो लिंक होगा क्वाइल से वो चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। एंड ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, और चेंज, फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ विल इंड्यूस विच इज कॉल्ड प्राइमरी ईएमएफ, फ्लक्स के चेंज होने से प्राइमरी ईएमएफ, प्राइमरी कॉइल में जनरेट हो जाएगा। और वही क्या होगा, प्राइमरी ईएमएफ, इससे यहाँ पर जो, यही यहाँ पर जो है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है, तो ये कॉइल बहुत दूर तो नहीं होता है, पास में ही होता है, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इससे लिंक होगा ना। इसमें यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ये वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इसमें लिंक होगा सेकेंडरी वाइंडिंग में, और सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंक होगा मैं इसका वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी क्या होगा, यहाँ पर भी ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ईएमएफ जनरेट होगा उसको सेकेंडरी ईएमएफ बोलेंगे, ड्यू टू ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण सेम फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी, एंड ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स इन सेकेंडरी द ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉल्ड सेकेंडरी ईएमएफ। ठीक है। वर्किंग में इसको बस समझना है, रटने उठने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको लिख देना है वहाँ एग्जाम में अगर आता है तो। देखो लेंज लॉ क्या कहता है, जो ईएमएफ जनरेट हुआ है वो अपने, ईएमएफ जनरेट हुआ है जो ईएमएफ, वो अपने काउज ऑफ प्रोडक्शन का विरोध करता है। तो ईएमएफ ई बराबर एन डी फाई बट्टे में dt, ये पढ़े थे। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। अगर यहाँ पर प्राइमरी ले लेंगे तो ईपी लिखना पड़ेगा, है ना, ईएमएफ इन प्राइमरी क्वाइल बराबर यहाँ एनपी लिखना पड़ेगा, डी फाई बट्टे में dt, ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। और ई एस, यहाँ क्या है, यह ई एस है, मतलब ईएमएफ इन सेकेंडरी वाइंडिंग, ईएमएफ इन सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग, डी फाइव बटे में dt, इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करो, सेकेंड को फर्स्ट से भाग कर दो, डिवाइड सेकेंड बाई फर्स्ट, तो ई एस बटे में ईपी, एन एस डी फाइव बटे में dt, एनपी डी फाइव बटे में dt, डी फाइव बटे में dt ये एक दूसरे से कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ, एन एस बटे में एनपी, मतलब फिर से अगेन ई एस बटे में ईपी, ई एस क्या है, ईएमएफ इन सेकेंडरी वाइंडिंग, ईपी क्या है, ईएमएफ इन प्राइमरी वाइंडिंग, और एनएस क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग, और एनपी क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग। ये बराबर के लिखते हैं इसको, और के को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है ना, के को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब देखो यहाँ पर कंडीशन है कुछ, अगर के बड़ा होगा, के बराबर क्या लिखा हुआ है, देखो के बराबर क्या लिखा हुआ है, एन एस बट्टे में एनपी। अगर के यहाँ पर कह रहा है एक से बड़ा होगा, तो के अगर एक से बड़ा होगा तो ये वाला भी बड़ा होगा, इसको बड़ा होना पड़ेगा ना, तब ना ये बड़ा होगा, के एक से बड़ा होगा, ये जब बड़ा होगा तब ना ये के का मान एक से बड़ा आएगा क्या। तो एनएस यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनएस बड़ा हो जाएगा एनपी से, है ना। तो एनएस बड़ा हो जाएगा एनपी से, तो ईएस भी बड़ा हो जाएगा, ईएस बड़ा हो जाएगा क्या, ईपी से। देख रहे हो, ईएस बड़ा है मतलब सेकेंडरी, सेकेंडरी जो वाइंडिंग है उसका ईएमएफ प्राइमरी वाइंडिंग से ज्यादा है ना। और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है प्राइमरी वाइंडिंग से। तो इसका मतलब कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, ट्रांसफार्मर कौन सा होगा,
तो कौन सा ट्रांसफार्मर मिलता है हमको? स्टेप अप ट्रांसफार्मर मिलता है। तो के का मान 1 से अगर बड़ा होता है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा वो। ठीक है, के का मान 1 से बड़ा होगा तो एनएस बड़ा होगा एनपी से, ईएस बड़ा होगा ईपी से। मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में ज्यादा है नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब यहाँ ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा, मतलब ये ज्यादा वोल्टेज यहाँ मिलेगा, है ना। तो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। ठीक है। अगर 1 से कम होगा के का मान, देखो के का मान अगर लेस देन 1 है तो इसको छोटा होना पड़ेगा ना, इसको ये छोटा होगा तब ना एक के का मान 1 से कम होगा, ये वाला एनएस जो होगा एनपी से छोटा हो जाएगा। तो एनएस क्या हो जाएगा? लेस देन एनपी। यानी कि देखो सेकेंडरी वाइंडिंग कम हो गया प्राइमरी वाइंडिंग से, ये वाला वाइंडिंग कम हो गया और ये वाला वाइंडिंग ज्यादा है। ये ज्यादा है मतलब क्या, और ये कम है, आउटपुट तो इधर ही मिलेगा ना हमको। तो आउटपुट वोल्टेज कम मिलेगा। आउटपुट वोल्टेज कम किस में मिलता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। तो ये ट्रांसफार्मर कौन सा कहलाएगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है। इफ के इज लेस देन 1 देन, देखो के अगर लेस देन 1 होगा तो एनएस छोटा होगा एनपी से, यानी कि एनपी बड़ा होगा एनएस से, और ईपी भी बड़ा होगा ईएस से। ठीक है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मिलेगा। अगर के का मान 1 हो जाए, के का मान सोचो 1 हो जाए, यहाँ 1 होगा, ये इधर गुना होकर के, तो एनपी बराबर एनएस, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग एनपी बराबर एनएस और ईपी बराबर ईएस, मतलब दोनों का ईएमएफ सेम हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है क्योंकि ट्रांसफार्मर में बहुत सारा लॉस होता है, बहुत सारा लॉस होता है, 9-10 लॉस होता है ट्रांसफार्मर में, समझे। अगर ये कंडीशन होता है तो इस कंडीशन वाले में जो ट्रांसफार्मर आएगा उसको क्या बोलेंगे? आइडियल ट्रांसफार्मर, इसमें कोई लॉस नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, हर चीज में कुछ ना कुछ लॉस होता है। तो लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर अगर पूछता है तो 4 लॉस है। कॉपर लॉस या हीट लॉस, ईडी करंट लॉस या आयरन लॉस भी बोलते हैं इसको। ठीक है। और तीसरा क्या है? नॉइज लॉस, क्योंकि उसमें आवाज होते रहता है, ट्रांसफार्मर गंगियाता रहता है, तो उसकी वजह से भी लॉस होता है। एक हिस्टेरेसिस लॉस होता है, क्योंकि करंट अगर चल रहा है तो करंट की वजह से मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेट बनेगा, कभी मैग्नेट का प्रॉपर्टी खत्म होगा, तो उस तरह के लॉस को क्या बोलते हैं? हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं। ये सब पढ़े होइएगा। यूज ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है? टू स्टेप डाउन और स्टेप अप वोल्टेज, वोल्टेज को स्टेप डाउन करने में, कम करने में, वोल्टेज को बढ़ाने में। करंट नहीं बढ़ाता है, कभी भी याद रखना कि ट्रांसफार्मर जो है करंट को नहीं बढ़ा सकता है, ये वोल्टेज पे ही काम करता है। और डीसी करंट इसको देंगे तो ये नहीं काम करेगा डीसी करंट पे, सिर्फ एसी करंट पे काम करता है, और वोल्टेज को अप और डाउन करता है, बढ़ाता है घटाता है। इट इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। देखो वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है, जैसे हमारा जो है ना, जैसे रेफ्रिजरेटर है, हमारा जो एयर कंडीशन है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें वोल्टेज रेगुलेटर लगा होता है। जैसे वोल्टेज कम आ रहा है तो कम वोल्टेज पे भी काम करता है फ्रिज। ठीक है, तो उसमें एक ट्रांसफार्मर इनबिल्ट होता है उस डिवाइस में। रेफ्रिजरेटर एसी वगैरह इस सब में क्या होता है, ट्रांसफार्मर अंदर में ही लगा होता है, बाहर से लगाने की उसको जरूरत नहीं है। उसमें जो है दोनों तरह का ट्रांसफार्मर लगा होता है। दोनों तरह का ट्रांसफार्मर मतलब स्टेप डाउन भी होता है, स्टेप अप भी होता है। जब वोल्टेज कम आ रही है, वोल्टेज कम मिल रहा है उसको रेफ्रिजरेटर को, तो क्या होगा? वोल्टेज को बढ़ा देगा वो। और ज्यादा मिल रहा है तो वोल्टेज को वो कम कर देता है ना। तो उसको एज ए वोल्टेज रेगुलेटर भी यूज किया जाता है, ट्रांसफार्मर को एज ए वोल्टेज रेगुलेट करने में यूज किया जाता है। और बहुत दूर तक अगर आपको वोल्टेज